चलो यार, इकोनॉमिक्स का भी कुछ कुछ जो बचा हुआ है ना उसको भी ख़त्म कर देते हैं। सब हो जाएगा, आराम से चलते रहो। देख ही रहे हो ना दिसंबर से जनवरी तक क्या क्या कर लिए हैं। तो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर एंड पब्लिक फाइनेंसेस, जिसमें हम पब्लिक फाइनेंसेस में पढ़ते हैं बजट। ठीक, इसका पॉलिटी का भी जो सेक्शन है, बजट एक पॉलिटी में हमारा सेक्शन है ना, जिसको एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो वो पॉलिटी के डायमेंशंस और इकोनॉमिक के डायमेंशंस दोनों इकट्ठा अभी करा देंगे। अभी मतलब आज इस वीडियो में नहीं, कल वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, जिसमें हम बजट देखते हैं और ये टैक्स स्ट्रक्चर है कि हमारे इंडिया में टैक्स कैसे चल रहा है। आज ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, जिसमें ये पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, तो हम जब तुमको बैंकिंग करवा रहे थे तो कराए थे मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई बनाता है ना मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी कराए थे। अलग अलग टूल्स, रेपो, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सब कराए थे। तो ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट हैं। एक होती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रही थी? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाती है? पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी। इसमें होता क्या है? तो इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग लेवल को और टैक्स रेट को एडजस्ट करती है। स्पेंडिंग लेवल मतलब हमको कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये स्पेंडिंग लेवल को एडजस्ट कर रही है। और टैक्स रेट बढ़ाना है कि घटाना है, ये गवर्नमेंट सेट करती है। तो ये फिस्कल पॉलिसी है। अब फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक साथ काम करती है, जुड़कर एक साथ काम करती है, ताकि जो गोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसको अचीव किया जा सके। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब अलग अलग टाइप्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। एक होती है न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी वैसी फिस्कल पॉलिसी होगा जिसमें गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है और जितना टैक्स से कमा रही है वो बराबर है। गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? गवर्नमेंट की मेन सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है, जो हम लोग टैक्स भर रहे हैं। गवर्नमेंट 10 रुपये खर्च कर रही है, 10 रुपये टैक्स से कमा ली। ये है न्यूट्रल। ठीक, अगला आता है एक्सपेंशनरी। एक्सपेंशनरी में क्या होगा? गवर्नमेंट 20 रुपये खर्च कर रही है, कमाई कितनी? 10 ही रुपये टैक्स से। तो जब गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करे, मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेस टैक्स अर्निंग, टैक्स से कमाई कम हो लेकिन खर्च ज़्यादा हो, तब वो एक्सपैंड कर रहा है। जो फिस्कल पॉलिसी है वो एक्सपैंड कर रही है। गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा कर रही है, मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग लेस टैक्स अर्निंग। 20 रुपये खर्च कर दिया, 10 रुपये कमाया। तो ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी। फिर एक आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। इसमें क्या होगा? गवर्नमेंट 10 रुपये खर्च कर रही है, 20 रुपये कमा रही है, मतलब खर्च कम कर रही है, कमा ज़्यादा रही है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अब फिस्कल पॉलिसी के सिग्निफिकेंस देखो। फिस्कल पॉलिसी का सिग्निफिकेंस ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज, एडजस्टमेंट, ये सब देख रहे हैं ना कि गवर्नमेंट खर्च कैसे करेगी। तो इंपॉर्टेंट है ना इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग में भी ये फिस्कल पॉलिसी हेल्प करता है। आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, उसको भी ये हेल्प करता है। और इन्वेस्टमेंट कब, कहाँ, कितना करना है, उसमें भी फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इसके सिग्निफिकेंस हो गए। अब उस फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट के बजट, उसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तुमको हम पहले ही बताए हैं। अभी हमारा कहानी शुरू होता है टैक्स। टैक्स 2 तरीके के होते हैं, होते तो बहुत तरीके के हैं लेकिन मेनली 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम इंसान, हम हैं, तुम हो, डायरेक्टली गवर्नमेंट को देंगे। जैसे कि तुम आईएएस बनोगे, तुमने 100 रुपये कमाया, अब इस 100 रुपये पे तुम आईटीआर फाइल करोगे, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर फाइल करोगे, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जमा कर दोगे टैक्स। जैसे और एक एग्जांपल देखो, अभी जिसके फादर सर्विस में या बिजनेस में हैं,
फैमिली में कोई भी सर्विस में है या बिजनेस में है, तो वो जो भी कमाई कर रहे हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, जो भी कमाई कर रहे हैं, इस पे ITR फाइल करते हैं। ITR फाइल करते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट के साइट पर जाकर टैक्स भर देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स वैसा होता है जो टैक्स डायरेक्ट इंडिविजुअल ने दिया, किसको दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। जैसे कि इनकम टैक्स नॉर्मल काम करने वाले लोग भरते हैं, और कॉरपोरेट टैक्स जो बिजनेस वाले हैं वो भरते हैं। बिजनेस वाले भी जो प्रॉफिट कमाए उस पर टैक्स भरा। तो ये डायरेक्टली दिया गवर्नमेंट को, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, डायरेक्ट दिया। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट टैक्स। और ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में। प्रोग्रेसिव इन द नेचर मीन्स इंडिया में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स स्लैब बढ़ते जाता है। सपोज कोई 5 लाख रुपए कमा रहा है, उसको थोड़ा कम टैक्स देना होगा। सपोज कोई 10 लाख कमा रहा है, उसको ज़्यादा टैक्स देना होगा। तो इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स का मैकेनिज्म है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, याद रखना। सिर्फ डायरेक्ट टैक्स की हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स का नेचर है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ते जाता है। ठीक, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ते जाता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। और ये इनकम पे हम जो कमाए हैं उस पे लिवाई किया जाता है, उस पे लगता है ये टैक्स। तो ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स देखो। इनडायरेक्ट टैक्स में हम डायरेक्टली टैक्स नहीं देते हैं। बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन इंडिविजुअल। बर्डन तो हमारी ऊपर है, बर्डन हमारी है कि टैक्स हमको देना है, लेकिन हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, हम गए मोबाइल खरीदने, या हम अभी ये रिसेंटली टैबलेट खरीदे हैं। रिसेंटली हम अभी लेनोवो का टैबलेट खरीदे हैं। हमने अमेजोन को जितना पैसा था, उसने बोला था 25,000 रुपये, 25,000 दे दिया। हमको क्या मतलब कि इस पे कितना टैक्स लगा है? हमको कोई मतलब है? नहीं मतलब है। गवर्नमेंट अमेजोन ने हमको 25,000 रुपये दिखाया, हमने 25,000 किसको दिए? अमेजोन को दे दिए। अब अमेजोन ही मेरे तरफ से टैक्स भर देगा। जैसे कि तुम जाओ कुरकुरे खरीदने, तुमने कुरकुरे का रेट पूछा, उसने 5 रुपये कहा, तुमने 5 रुपये दिया, कुरकुरे लेकर आ गए घर। तुमको क्या मतलब कि कुरकुरे पे कितना टैक्स गया, कौन दिया, नहीं पता ना। तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन इंडिविजुअल। बर्डन हमारे ही ऊपर होता है। हालांकि ये जो कुरकुरे 5 रुपये था ना कुरकुरे का, इसमें GST इंक्लूडेड है। हम ये जो ये टैबलेट अभी खरीदे हैं ना, जो अमेजोन हमको 25,000 का दिखाया था, इसमें GST इंक्लूडेड है ना? इंक्लूडेड, समझ में आ रहा है? GST लगता है कि नहीं टैबलेट पे, मोबाइल पे, कुरकुरे पे? तो इस सब में GST इंक्लूडेड है। तो इस 25,000 में जो बर्डन था टैक्स का वो तो हम दे दिए, लेकिन क्या हमने सरकार को दिया? नहीं, हमने डायरेक्टली सरकार को नहीं दिया ना। देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली सरकार को दे रहे थे ITR फाइल करके, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में हमने डायरेक्टली सरकार को नहीं दिया है। बर्डन हमारे ही ऊपर है टैक्स जमा करने का। हमने ही 25,000 उस टैबलेट का दिया है जिसमें टैक्स अमाउंट शामिल है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है वो टैक्स को देने की? तो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो टैक्स जमा करेगा गवर्नमेंट को। तो इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे GST लगता है मोबाइल पे, बिस्किट पे, तो GST कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। और ये रिग्रेसिव इन नेचर है। ऊपर वाला प्रोग्रेसिव था, इनकम बढ़ रहा है टैक्स भर रहा है, था ना, लेकिन ये रिग्रेसिव इन नेचर है। मतलब ये इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नहीं है, ये सबको बराबर ट्रीट करता है। जैसे कि अगर ये लैपटॉप हम खरीदे हैं, तो मान लो इसका 25,000 हमको देना पड़ा है, तो इस 25,000 में मान लो 1,000 रुपये GST हो सकता है, GST लगा हो। अब अंबानी नाम का एक करोड़पति अरबपति इंसान है, पता नहीं कौन सा पति है वो, अंबानी नाम का एक इंसान है, उसने भी ये लैपटॉप खरीदा, उसको भी 25,000 में ही मिलेगा। और अगर GST हमने 100 रुपये दिया है, इस 1,000 दिया है इस लैपटॉप पे, तो अंबानी को भी 1,000 देना होगा। हम दोनों में बराबरा हो गया। अब मेरे वेल्थ का और अंबानी के वेल्थ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम यहाँ 10,000 रुपये नहीं कमा रहे हैं महीने का, और अंबानी पता नहीं कितना कमा रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे GST तो नहीं बढ़ा। यहाँ GST सब पे सेम अप्लाई होता है, इसीलिए इसको हम रिग्रेसिव इन नेचर कहते हैं। वो हम 5 रुपये का कुरकुरे खरीदेंगे, हमसे भी सेम GST लिया जाएगा।
अंबानी 5 रुपये का कुरकुरे खरीदेगा उससे भी सेम जीएसटी लिया जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है उसमें हमसे टैक्स कम लिया जाएगा, अंबानी से टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा। प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक। और ये रिग्रेसिव इन नेचर है कि मतलब इसको इनकम से कोई मतलब नहीं है, सबको ये बराबर देख रहा है, बराबर टैक्स ले रहा है सबसे। और ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लिवाई किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे ये लगता है। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया। प्रोग्रेसिव टैक्स समझ में आया, टैक्स रेट बढ़ता है इनकम के साथ। रिग्रेसिव टैक्स, ऑल पर्सन पे सेम टैक्स, जैसे जीएसटी में तुमको अंबानी का एग्जाम्पल देके समझाए। और एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब टैक्स रेट सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। इसमें क्या होगा, इनकम कितना भी है आपका डजेंट मैटर, टैक्स रेट सेम होगा। मतलब यहाँ तुमको हम बताएं ना कि इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स का मैकेनिज्म है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर चलता है, तो इसी का ठीक उल्टा होता है प्रोपोर्शनल टैक्स। इसका मतलब हम अगर 10 रुपये कमा रहे हैं, हमसे भी सरकार सेम ITR फाइल करवाएगी, सेम परसेंटेज ऑफ टैक्स हमको भी देना होगा। अंबानी लाखों रुपए कमा रहा है, जीरो लगाते जाओ, जितना जीरो मन है सब उसकी वेल्थ है। तो अंबानी इतना कमा रहा है, उसको भी सेम परसेंटेज ऑफ ITR फाइल करना होगा। ये होती है प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब इनकम तुम्हारा कितना भी है, सैलरी तुम्हारी कितनी आ रही हो, डजेंट मैटर, सबसे बराबर लेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स ये कहता है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ जाएगा। और रिग्रेसिव टैक्स ये कहता है कि हमको इनकम से कोई मतलब ही नहीं है, सब पे बराबर टैक्स लगेगा, ठीक। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट कुछ हद तक मिलता जुलता है। रिग्रेसिव टैक्स इनडायरेक्ट पे लग जाता है और प्रोपोर्शनल टैक्स डायरेक्ट पे लगता है। लेकिन इंडिया में डायरेक्ट टैक्स मैकेनिज्म जो है उसमें प्रोग्रेसिव रेट चलता है, ध्यान रखना। इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, इनकम जैसे बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स बढ़ता है, सबको सेम अमाउंट नहीं देना है इनकम टैक्स में और कॉरपोरेट टैक्स में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो इंडिया में चल रहा है जैसे कि जीएसटी, ये रिग्रेसिव इन नेचर है, सबको बराबर देना है। अंबानी भी उतना ही जीएसटी देगा, हम भी उतना ही देंगे, और कोई मिडिल क्लास इंसान है वो भी उतना ही देगा। और तीसरा होता है एक प्रोपोर्शनल टैक्स, जो कि सीधा कहता है टैक्स रेट सेम रहेगा, इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। अब आ जाओ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है हमारा, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। केलकर कमेटी के रिकमेंडेशन से ये आया था। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 से हम इसको इंट्रोड्यूस किए थे। हमारा इसमें एम क्या था कि एक देश के लिए एक टैक्स स्ट्रक्चर हो, वन नेशन वन टैक्स हो। इसको हम वैल्यू एडेड टैक्स लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज भी कहते हैं। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के फाइनल वैल्यू पे ये टैक्स लग रहा है। जैसे ये हमारा टैबलेट है, तो इस टैबलेट के फाइनल वैल्यू पे टैक्स लगा है ना, तो ये होता है। और ये कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लग रहा है। सपोज करो हम ये टैबलेट खरीदे हैं, इस टैबलेट में एक कैमरा भी लगा है, एक ये पेन भी दिया है, स्टाइलस जिसको बोलते हैं, जिससे हम इस पे अभी ऐसे लिख रहे हैं STYLUS, तो ये एक पेन भी दिया है, इसमें एक चार्जर भी दिया है, इसमें और कुछ नहीं दिया है। तो ये 3 चीज़ दिया है। अब सपोज करो इस टैबलेट पे हमसे अलग टैक्स लिया जाए, इस कैमरा पे भी 5% टैक्स लिया जाए, इस स्टाइलस पे भी 5% टैक्स लिया जाए, चार्जर पे भी 5% टैक्स लिया जाए। अब यहाँ पे कैमरा का टैक्स दिए, हम स्टाइलस का टैक्स दिए, चार्जर का टैक्स दिए, और वापस जब ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा पैकेज होके, जो टैबलेट हमने ख़रीदा, इस टैबलेट पे वापस से 30% टैक्स देना पड़े। तो भैया ये 30% टैक्स इस टैबलेट खरीदने पे दिए, कैमरा पे अलग टैक्स दिए, स्टाइलस पे अलग दिए, चार्जर पे अलग दिए, तो ये तो कुछ सामान पे हम पहले ही टैक्स दे चुके थे ना। तो कैस्केडिंग इफेक्ट उसी को कहा जाता है कि टैक्स दे दिए हैं, दोबारा से दिए हुए अमाउंट पे फिर से टैक्स लगा दिया गया। तो कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया था, ठीक। जीएसटी 3 तरीके के होते हैं। CGST मतलब सेंट्रल लेवल का, स्टेट GST मतलब जो स्टेट अप्लाई करती है, और एक इंटीग्रेटेड GST जो दोनों अप्लाई करती है, स्टेट सेंटर दोनों।
अब कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं वो देखो। तो सेंटर लेवल पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को मर्ज कर दिया गया है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को मर्ज कर दिया गया है, सर्विस टैक्स को, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी को, इन सबको जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। स्टेट लेवल के कौन कौन से टैक्स को मर्ज कर दिया गया है, तो स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स को मर्ज किया गया, सेल टैक्स को, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स को, परचेज टैक्स को, लग्जरी टैक्स को, टैक्स ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग, इन सब को मर्ज कर दिया है जीएसटी के साथ। अब ये सब मिलकर एक जीएसटी बन चुका है। ठीक, चलो। जीएसटी एप्लीकेबल टू ऑल, जीएसटी सब पे लगता है, सारे प्रोडक्ट पे लगता है एक्सेप्ट अल्कोहल, दारू पे नहीं लगेगा। और 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, 5 ऐसे पेट्रोल के प्रोडक्ट हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और एक अल्कोहल, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। इस पे स्टेट गवर्नमेंट अभी भी टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स रखती भी है अपने पास है, ये जीएसटी के एम्बिट में अभी नहीं आता है। अब एक टर्म है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, तुमको हम जीएसटी में अभी समझाए ना कि कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ये लाया गया है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसी का एक मैकेनिज्म है जीएसटी का ही, जिससे कि हम कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड कर देते हैं, टैक्स ऑन टैक्स को अवॉइड कर देते हैं। पढ़ो, रेफर्स टू द टैक्स ऑलरेडी पेड बाय ए पर्सन एट टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड विच इज अवेलेबल एज डिडक्शन फ्रॉम टैक्स पेएबल। मतलब हमने कोई चीज़ खरीदने पे जो टैक्स पे कर दिया है, जब हम दोबारा टैक्स पे करेंगे तो ये पेड वाला जो अमाउंट है ना, ये माइनस हो जाएगा, डिडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा जब दोबारा कुछ टैक्स हमको देना रहेगा। सिंपली कह रहा है रेफर्स टू द टैक्स ऑलरेडी पेड, उसको ये रेफर कर रहा है जो टैक्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं कोई चीज़ खरीदने के टाइम पे या कोई सर्विस लेने के टाइम पे, और एक बार जिस पे टैक्स दे दिए हैं वो डिडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा, उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। अब हम उसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, ताकि कैस्केडिंग इफेक्ट ना हो, कैस्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड किया जा सके, टैक्स ऑन टैक्स ना हो, एक टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स ना लग जाए, इसको अवॉइड कर देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट से। ठीक, अब देखो जीएसटी काउंसिल, देखो जीएसटी काउंसिल एक ज्वाइंट फोरम है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों बैठते हैं। प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं प्रीलिम्स फैक्ट ध्यान रखना, जीएसटी काउंसिल को सेटअप कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, एज पर आर्टिकल 279A सब क्लॉज 1। ठीक, ध्यान रखना। इसके मेंबर कौन कौन होंगे, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके चेयरपर्सन होते हैं, निर्मला सीतारमन इसकी चेयरपर्सन होती है, ध्यान रखना। फिर से यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होंगे फाइनेंस के, वो बैठते हैं सेंटर के तरफ से, और हर एक स्टेट अपना एक मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस को या टैक्सेशन को या किसी अदर मिनिस्टर को नॉमिनेट कर सकता है एज ए मेंबर। तो ये इसके मेंबर होते हैं। अब इस काउंसिल का रोल क्या है, तो रोल क्या है, रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू जीएसटी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे बी सब्जेक्टेड और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कुछ नहीं, ये रोल क्या करेगा, ये रोल ऑफ काउंसिल क्या है कि ये रिकमेंड करेगा यूनियन को, स्टेट को अलग अलग इंपॉर्टेंट इशू पे। कौन से इशू पे, अब जीएसटी काउंसिल है तो जीएसटी के इशू पे रिकमेंडेशन देगा, अलग अलग गुड्स अलग अलग सर्विसेज पे रिकमेंडेशन देगा कि कौन से गुड्स को कौन से सर्विसेज को जीएसटी में इंक्लूड करना है, जीएसटी में ऐड करना है, कौन कौन प्रोडक्ट को जीएसटी के बाहर रखना है, उसके बारे में ये रिकमेंडेशन देते रहता है। अलग अलग वेरियस स्लैब रेट डिसाइड करता है, और ये फेडरल इन नेचर है, मतलब दोनों सेंटर और स्टेट दोनों हैं इसमें। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है, फेडरल इन नेचर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करेंट अफेयर में मल्टीपल टाइम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्बेटेटिव फेडरलिज्म, तीनों फेडरलिज्म कराए हैं, अभी पॉलिटी में फेडरलिज्म तुमको फिर से करा देंगे। ठीक, तो ये फेडरल इन नेचर है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहा है, कैसे, इसमें सेंटर स्टेट दोनों एक साथ हैं। सेंटर की वोटिंग शेयर 1/3 ही है, ध्यान रखना, सेंटर के पास 1/3 वोटिंग राइट है, स्टेट के पास 2/3 वोटिंग राइट है। डिसीजन 3/4 के मेजोरिटी से लिया जाता है, कुछ भी अगर फाइनल करना हो तो इस काउंसिल में 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन पास होना चाहिए। और कोरम, कितना % मेंबर होना चाहिए ताकि इस काउंसिल की मीटिंग स्टार्ट किया जाए, तो एटलीस्ट 50% टोटल मेंबर के प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी इसका मीटिंग स्टार्ट किया जाएगा। कोरम मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ मेंबर टू स्टार्ट या प्रोसीड। तो इस काउंसिल के मीटिंग को प्रोसीड करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट कोरम कितना चाहिए, तो जितने भी मेंबर हैं, सपोज टू 20 मेंबर हैं इस काउंसिल में, तो एटलीस्ट 10 चाहिए ताकि
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू की जा सके। ठीक, अब एक मैकेनिज्म है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये क्या है? व्हेन सेलर इज नॉट रजिस्टर्ड विद जीएसटी नंबर व्हाइल बायर इज रजिस्टर्ड विद जीएसटी नंबर देन बायर विल हैव टू डिपॉजिट टैक्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मान लो हम गए एक मोबाइल खरीदने, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, मेरे पास जीएसटी रजिस्टर्ड है। ठीक, मेरे पास जीएसटी रजिस्टर्ड है, मतलब हम जीएसटी फाइल करते हैं, मेरा भी एक बिजनेस है, हम जीएसटी रजिस्टर्ड किए हुए हैं खुद के। अब हम एक मोबाइल के दुकान पे गए, इसने मुझे एक मोबाइल दिया। मोबाइल देने के बाद हम बोले कितना पैसा? इसने बोला 10,000। 10,000 के बाद हम बोले जीएसटी तो इसमें इंक्लूडेड होगा। हम बोला वो हाँ सर जीएसटी इंक्लूडेड है। लेकिन ये मोबाइल बेचने वाले ने क्या कहा कि मेरे पास जीएसटी रजिस्टर्ड वो नहीं है, मतलब हम जीएसटी रजिस्टर्ड सेलर नहीं है। तो हम कहेंगे तब तो कैसे होगा, जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वो हमको कहेगा सर आपका तो जीएसटी रजिस्टर्ड है, आप इस 10,000 में से जो जीएसटी का अमाउंट सपोज 1,000 है, सपोज इस मोबाइल पे 1,000 जीएसटी लग रहा है, तो ये 1,000 आप दे दीजिए, जीएसटी फाइल कर दीजिए और 9,000 हमको दे दीजिए। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब यही होता है कि सेलर अगर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी नंबर से और बायर अगर रजिस्टर्ड है तो बायर अपना खुद जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कर दे। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है, जल्दी नहीं होता है। ठीक, अब एक देखो जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन। ये एक नेटवर्क है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की तरह ये काम करता है। ये मेनली सेटअप किया गया था टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू सेंटर एंड स्टेट टैक्स पेयर एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो जीएसटीएन क्यों सेटअप किया गया था? ताकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे जीएसटी को, जीएसटी काउंसिल को, सर्विस ऑफर करे स्टेट और सेंटर को, टैक्स पेयर को, हमको सर्विस ऑफर करे। कौन सी सर्विस? आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल टेक्नोलॉजी वाली, और अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो टैक्स कलेक्शन और टैक्स पेमेंट में जुड़े हुए हैं उनको ये डिजिटल हेल्प करे। ये नॉन प्रॉफिट एनजीओ है, जीएसटी नेटवर्क इसको हम कहते हैं, ध्यान रखना। एक है ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अब ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है? तो ये देखो, structure of different rates established in order to match current revenue generation with revenue under GST। अब देखो ये स्ट्रक्चर होता है अलग अलग रेट का, 10%, 20%, 30%, 5%। ये अलग अलग रेट का एक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं और इसको हम इस ऑर्डर में एस्टेब्लिश किए हैं जिससे कि जो करंट रेवेन्यू जनरेशन है, करंट रेवेन्यू जनरेशन जो हो रहा है ना, करंट रेवेन्यू जनरेशन जो हो रहा है वो नुकसान में ना जाए। ठीक, अराइव्ड एट सच रेट दैट विल नॉट डिक्रीज रेवेन्यू जनरेशन बाय सेंटर एंड स्टेट। सपोज करो जीएसटी जब आया था ना तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, स्टेट को लग रहा था ये सरकार हमसे पावर ले रही है, हमारा फिस्कल फेडरलिज्म, फिस्कल मतलब पैसे वाला जो फेडरलिज्म है वो हमसे छीन ले रही है। तब सरकार ने बताया था कि इसमें हम रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रखेंगे, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे कि जो करेंट टैक्स की कमाई है वो कमाई कम नहीं होगी। ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें स्लैब्स ऐसा बनाएंगे, ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे, इस ऑर्डर में कर देंगे कि जो कमाई हो रही है टैक्स से अभी जितनी रेवेन्यू जनरेशन हो रही है ये इतनी ही होगी, इससे कम तो नहीं होगा। ठीक, तो देखो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है? स्ट्रक्चर है अलग अलग रेट का, इस ऑर्डर में एस्टेब्लिश किया गया ताकि करंट रेवेन्यू जनरेशन से वो मैच करे और जो रेवेन्यू है स्टेट और जीएसटी के अंदर स्टेट की अलग अलग वो इससे मैच करे, और इसको इस रेट पे सेट किया जाता है कि जिससे रेवेन्यू जनरेशन है सेंटर और स्टेट की वो कम ना हो, भले बढ़ जाए, ठीक है, बढ़ाना तो है ही, कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब जीएसटी कंपनसेशन देखो, जीएसटी जैसे जब आया था तब बहुत बवाल मच रहा था। स्टेट लोग कह रहे थे कि भैया ये तो हमसे मेरा पैसे का पावर फिस्कल फेडरलिज्म सेंटर छीन रही है, फिस्कल फेडरलिज्म सेंटर छीन रही है, हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। तब सेंटर ने कहा था हम आपको जीएसटी कंपनसेशन देंगे और सिर्फ 5 सालों के लिए देंगे, ओनली फर्स्ट 5 ईयर। जीएसटी जब आया, कब आया? देखो यहाँ लिखा है ना, कब लाए? 2016 में लाए ना, तो 2016 में लाए और जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 में हम लाए थे। तो ये सिर्फ पहले 5 साल के लिए वैलिड था जीएसटी कंपनसेशन, फर्स्ट 5 ईयर।
मतलब 2022 तक ही ये वैलिड है। ठीक, इसमें हम ये बोले कि इनिशियल फेज में अभी आप लोग जीएसटी को लेकर उतने फैमिलियर नहीं है ना, तो हम आपका जो डर है कि रेवेन्यू लॉस होगा, स्टेट को डर था कि जीएसटी आने से उनका पैसे का नुकसान होगा, फिस्कल फेडरलिज्म जो बार बार बता रहे हैं, तो सेंटर ने कहा कि नहीं नहीं, हम आपको कंपनसेशन देंगे, आप काहे चिंता कर रहे हैं। मतलब सेंटर ने ये कहा कि अगर आपका रेवेन्यू लॉस होता है तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, चिंता मत कीजिए। और कंपनसेशन का कंडीशन क्या था, सिर्फ पहले 5 साल के लिए देंगे। मतलब 2017 में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, तो ये सिर्फ 2022 तक रहेगा, इसके बाद नहीं देंगे, क्योंकि इसके बाद तो आप लोग ट्रेंड हो जाइएगा। आपका जो ये डर है, कंसर्न है, ये कंसर्न आपका दूर हो जाएगा कि रेवेन्यू कम नहीं हो रहा है। तो जब कम नहीं हो रहा है, आपका कंसर्न दूर हो गया, तो इस कंपनसेशन को ख़त्म कर देंगे। तो ये कंपनसेशन मैकेनिज्म जो था वो सिर्फ पहले 5 सालों के लिए लाया गया था। अगर रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी टू स्टेट्स फॉल बिलो एस्टिमेटेड लेवल, मतलब जो स्टेट्स की रेवेन्यू है वो जीएसटी के लेवल से जो एस्टिमेटेड है उससे नीचे अगर गिर जाए, मतलब जितना एस्टिमेट अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसके तुलना में भी और कम कमाई हो, जितना अंदाज़ा था उससे कम कमाई हो, तब हम आपको कंपनसेशन देंगे। और इससे इंसेंटिवाइज किया गया है स्टेट्स को कि वो जीएसटी इम्प्लीमेंट होने दें। तो जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया, स्टेट्स को भी लगा कि चलो ठीक है, शुरुआत का 5 साल तो कंपनसेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 5 साल में हम देख भी लेंगे कि जीएसटी काम ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं। 5 साल ठीक ठाक काम करेगा तो हमारे अंदर का ये जो कंसर्न है ये ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो कंसर्न है कि रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाएगी, ये कम अगर नहीं होती है तो हम कहेंगे कि ठीक है, हमारी चिंता दूर हो गई। सेंटर ने कहा शुरुआत के 5 साल हम आपको कंपनसेशन देंगे, जितना अमाउंट कमेगा उसकी भरपाई हम करेंगे, ऐसा सेंटर ने कहा, और जीएसटी इम्प्लीमेंट हो गया। फिर आता है जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 में, जो कि कहा गया था कि लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट शैल बी पेएबल ड्यूरिंग ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 5 ईयर। ऊपर जो तुमको बताया कि शुरुआती 5 साल का जो पीरियड होगा उसमें जो स्टेट अपने रेवेन्यू में शॉर्ट कर जाएंगे, लॉस करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देगी। स्टेट्स वेर गारंटीड कंपनसेशन फॉर एनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल बिलो 14% फॉर फर्स्ट 5 ईयर। 14% से कम अगर कितना भी आपका रेवेन्यू ये शॉर्टफॉल हुआ है उसकी भरपाई सेंटर करेगा। बेस ईयर इसका क्या बना दिया गया, 2015-16 का इन्फ्लेशन रेट पे। लेकिन 2020 का समय याद करो, यहाँ पे आ गया कोरोना। अब भैया स्टेट क्या, सेंटर का भी शॉर्टफॉल हो गया। कहा तो ये था कि शॉर्टफॉल अगर होगा तो हम आपको कंपनसेशन देंगे, तो यहाँ भैया स्टेट छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शॉर्टफॉल हो गया। 2 साल इकोनॉमी बैठी रही, लॉकडाउन लगा रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम डिक्लाइन कर गया। अब स्टेट लगे चिल्लाने, कंपनसेशन दो, कंपनसेशन दो, कंपनसेशन दो। तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं। ये कोरोना जो है ये एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब ये भगवान का किया हुआ एक ये तांडव है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर दिए। ठीक, फिर बाद में धीरे धीरे कुछ कुछ कंपनसेशन दिया गया स्टेट्स को, अलग अलग फॉर्म में। स्टेट जो सिन टैक्स, पाप वाला टैक्स करवा चुके हैं, फिर सरकार जो सेस लगाती है, सरचार्ज लगाती है, सब करंट अफेयर में करा चुके हैं सारा। इवन सेस और सरचार्ज तो दिसंबर के पीडीएफ में कराए हैं, कल ही रात में दिसंबर का पीडीएफ अपलोड किए हैं ना पूरा। देखो सेस और सरचार्ज किया हुआ है कि नहीं। सिन टैक्स जुलाई का रिवीजन शुरू किए हैं, जुलाई के पहले दिन जून का रिवीजन शुरू किए हैं, पहले दिन का जून का करंट अफेयर देखो, सिन टैक्स किया हुआ है कि नहीं। तो सरकार अलग अलग सिन टैक्स लगाती है, सेस लगाती है, सब अलग अलग टैक्स का टाइप है। ये अल्कोहल, टोबैको, लग्जरी गुड पे लगता है, पान मसाला पे लगता है। ठीक, सिन टैक्स, टोबैको, इन सब पे लगता है। सेस भी एक एडिशनल टैक्स है जो तुमको हम करंट अफेयर में करा चुके हैं। तो इन सब से जो टैक्स कलेक्शन हुआ उससे सेंटर थोड़ा बहुत भरपाई की थी इनको। ठीक, अब ये ख़त्म हो गया है, हमारे काम का नहीं है, ये सब ख़त्म हो चुका है अब। लेकिन कहानी तुमको सुना दिए हैं। जीएसटी के फ़ायदे देखो, टैक्स कंप्लायंस बढ़ा, मतलब लोग टैक्स के साथ कंप्लाई करने लगे। टैक्स इवेजन कमा, लोग जो टैक्स गायब कर देते थे, भरते नहीं थे, वो टैक्स इवेजन कमा। कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स जो लग रहा था, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स, वो ख़त्म हो गया।
और क्या हुआ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट हो रहा है। देखो हो रहा है ना, देखो जीएसटी काउंसिल में ज्वाइंट कोलैबोरेशन है सेंटर स्टेट का, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इससे अच्छी हुई है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, करप्शन कम हुआ है, ब्राइबरी कम हुआ है, वन नेशन वन टैक्स आ गया है, और जो फ्रेगमेंटेड था टैक्स मार्केट वो फ्रेगमेंटेशन कम हो गया है। तो ये इसके पॉजिटिव्स हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, डाटा प्राइवेसी का चैलेंज है कि सब कुछ आप डिजिटल तो कर दिए हैं, तो जो टैक्स पेयर है उसका प्राइवेसी कितना सेफ रहेगा। आईटी ग्लिचेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलग अलग टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेज आते रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड हैं, जैसे कि अल्कोहल एक्सक्लूडेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कराए हैं ना, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट और 1 अल्कोहल जीएसटी के एम्बिट में नहीं आता है, और ये दोनों मिलाकर 35 से 40% रेवेन्यू जनरेशन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक तरफ तो हम कह रहे हैं वन नेशन वन टैक्स, और यहाँ 35 से 40% वाला जो रेवेन्यू है उसको तो हम एक्सक्लूड करके रखे हैं, इसमें शामिल ही नहीं किए हैं। तो एक ये भी क्रिटिसिज्म इसका आता है कि क्या ये सच में वन नेशन वन टैक्स है, तो नहीं भैया। अब एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग एक क्रिटिसिज्म देखो इसी जीएसटी का, फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू पेड जीएसटी ऑन एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सेफ्टी किट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फार्मर को इन सब पे, एग्रोकेमिकल्स पे, फर्टिलाइजर पे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे, सेफ्टी किट्स पे, इन सब पे जीएसटी भरना पड़ता है, लेकिन उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट देखो यहाँ बताएं, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवॉइड कैस्केडिंग इफेक्ट कराए हैं, तो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिलता है। मतलब इनको एक टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स अभी भी देना हो रहा है, टैक्स ऑन टैक्स देना पड़ रहा है, इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ़ायदा नहीं मिला, ये एक चैलेंज है। कॉम्प्लेक्स जीएसटी स्ट्रक्चर है, देखो पुराना जो हमारा जीएसटी स्ट्रक्चर था उसमें अलग अलग स्लैब था, 5%, 12%, 18%, 22%, ऐसे 22 था कि 28 था, 28% अलग अलग इसमें स्ट्रक्चर्स थे। तो वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी बताती भी थी कि इंडिया का जो जीएसटी रेट है ना वो सेकेंड हाईएस्ट है 115 कंट्री में। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, स्टडी है जो बताती है। स्टेट डिड नॉट गेट कंपनसेशन, स्टेट्स को कंपनसेशन नहीं मिलता है, जिससे कि उनका फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म इम्पैक्ट हो जाता है। रिफंड नहीं मिलता है एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर अगर रिफंड इनिशिएट करते हैं तो उनका रिफंड नहीं आता है जल्दी। टैक्स के फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। इनफॉर्मल सेक्टर जो हमारी 90% इकनॉमी है, याद है, इनफॉर्मल सेक्टर जिनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, इन पे बड़ा इम्पैक्ट आया है, और जो टैक्स का रेट है वो काफ़ी हाई है, ये तो वर्ल्ड बैंक ही कह रहा है। ठीक, अब ये जीएसटी के चैलेंजेस हो गए। अब इंडिया का फिस्कल, जीएसटी के पॉजिटिव देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, जीएसटी के बेसिक प्रोविजंस देख लिए। ठीक, अब इंडिया का फिस्कल सिचुएशन देखो, मतलब इंडिया में पैसे का सिनेरियो कैसा है, इंडिया की फिस्कल सिचुएशन कैसी चल रही है। तो बहुत सारे स्टेट्स इंडिया में हैं जो फिनेंशियल क्रंच फेस कर रहे हैं, मतलब नुकसान में हैं, डेब्ट में हैं, उधारी में हैं, अर्निंग भी बहुत कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसका एक कारण है फ्रीबीज मल्टीपल टाइम करंट अफेयर में डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पे ब्रीफ में बता रहे हैं। फ्रीबीज देखो 2 वर्ड होता है, देखो दो वर्ड होता है, एक होता है फ्रीबीज, एक होता है फ्रीबीज, एक होता है वेलफेयर मेजर। ध्यान से समझना, करंट अफेयर में सब कराया हुआ है, रिवीजन अभी हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा तुमको, अभी फिर वापस से ये फ्रीबीज न्यूज़ में आएगा तो हम वापस से तुमको करा देंगे। फ्रीबीज मतलब फ्री में सब कुछ देते जाओ, सरकार फ्री में बांट रही है, देते जाओ। जिसको फ्री की ज़रूरत नहीं है, जो रिच है, अंबानी है, उसको भी फ्री में ही सब कुछ देते जाओ। लेकिन वेलफेयर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। कहाँ वेलफेयर मेजर्स आता है, डीपीएसपी। डीपीएसपी ये कहता है कि स्टेट वेलफेयर मेजर्स प्रमोट करेगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, फीमेल्स, चाइल्ड, गरीब, इन सब को फ़ायदा पहुंचाएगी। तो ये तो ठीक है, वेलफेयर अगर किया जा रहा है ठीक है, लेकिन फ्रीबीज गलत है। अब फ्रीबीज है क्या, फ्रीबीज है क्या? फ्रीबीज का मतलब जिस इंसान को ज़रूरत नहीं है, डजंट नीड,
असिस्टेंस, इसको भी फ्री में दे दो फ्री में। क्यों दे दो फ्री में? ताकि वोट मिले। फ्री बीज पॉलिटिकल पार्टीज देती हैं इलेक्शन के टाइम पे। जैसे कि बिहार में सबको 125 यूनिट फ्री बिजली मिला इलेक्शन के टाइम पे, अभी भी मिल रहा है। क्यों मिला? क्योंकि सरकार को वोट मिले। ठीक है, 125 यूनिट फ्री बिजली मिला बिहार में, अभी भी मिल रहा है महीने का। जी मतलब महीने के जितनी आपकी यूनिट आ रही है उसमें से 125 यूनिट बिल माफ़, पैसा माफ़, इसको नहीं देना है, ये सरकार देखेगी। अब बिहार में सबको मिल गया ये। अब बिहार में मान लो 5 लोग रहते हैं, बिहार में 5 लोग रहते हैं। एक की कमाई 10 रुपये, एक की कमाई 20 रुपये, एक की कमाई 30 रुपये, एक की कमाई 40 रुपये, एक की कमाई 50 रुपये। भैया 30, 40, 50 वाला बिजली बिल दे सकता था, इसको 125 यूनिट माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, इस 10-20 वाले को ज़रूरत थी। तो वेलफेयर ये कहता है कि सिर्फ इस 10-20 वाले को दो। फ्री बीज कहता है कि सबको दे दो ताकि सब मिलकर वोट तुमको दे दे। ठीक, तो फ्री बीज से अल्टीमेटली नुकसान किसका हो गया? बिहार का हुआ। क्योंकि ये 125 यूनिट बिजली, 125 यूनिट बिजली माफ़ कर दी सरकार। ये का अपने जेब से सरकार देगी कि अपने सैलरी से सरकार 125 यूनिट का बिल देगी पूरे बिहार के पॉपुलेशन का? नहीं, वो तो स्टेट के रेवेन्यू से देगी ना। और स्टेट के रेवेन्यू में किसका पैसा है? बिहार के लोगों का पैसा है। तो नुकसान किसका हुआ? बिहार के लोगों का नुकसान हुआ ना। ये 3 लोग जो थे जिनको फ्री बीज 125 यूनिट माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी बिजली बिल की, इनको भी मिल गया, जबकि इनकी कमाई ठीक ठाक थी। ज़रूरत कितने को थी? 2 ही लोगों को। सिर्फ इनको मिलता तो वेलफेयर होता, सबको सरकार दे दी ताकि वोट मिले। तो फ्री बीज लालच होता है जो सरकार बांटती है इलेक्शन के टाइम पे ताकि वोट बैंक मिले। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहता है सबको फ्री बिजली दे दो। अरे सबको काहे फ्री बिजली दे दो भाई? दिल्ली में एक अंबानी नाम का भी इंसान रह रहा है, जस्ट एन एग्जांपल, एक अंबानी नाम का इंसान रह रहा है, इसको फ्री बिजली क्यों दोगे? बताओ। दिल्ली में एक 5 लाख महीना कमाने वाला इंसान रह रहा है, इसको फ्री बिजली क्यों दोगे? दिल्ली में एक 10 लाख महीना कमाने वाला इंसान रह रहा है, इसको फ्री बिजली क्यों दोगे? इसको फ्री पानी क्यों दोगे? दिल्ली में एक 10,000 कमाने वाला इंसान रह रहा है, इसको जरूर दो। दिल्ली में एक 20,000 कमाने वाला इंसान रह रहा है, इसको जरूर दो। इसको क्यों दोगे? इसको क्यों दोगे? इसको क्यों दोगे? तो फ्री बीज कहता है सबको दे दो ताकि सब मिलकर वोट तुमको दे दे। और वेलफेयर कहता है सिर्फ इन दोनों को 10,000 20,000 वाले को दो। सीधी बात। अब इसी फ्री बीज के फायदे नुकसान होते हैं। गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी सब फ्री बीज देती है, करंट अफेयर से लिंक्ड है, करा चुके हैं। यहाँ तुमको बता दिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी इलेक्शन के टाइम पे बिहार में दिया जा रहा है 2025 में 125 यूनिट। अब इससे ओवरऑल स्टेट का नुकसान होता है, क्योंकि जिनको ज़रूरत नहीं थी उनको भी हम एड दे दिए, तो भैया उसका भरपाई स्टेट के रेवेन्यू से ही होगा ना। कहाँ से होगा? कोई मुख्यमंत्री अपने सैलरी से थोड़ी ना काट के देगा। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने कमाई से, अपने घर बेच के, अपना पर्सनल ज़मीन बेच के थोड़ी ना तुमको ये फ्री में बिजली पानी दे रहा है। वो तुम्हारे ही टैक्स के पैसे से तुम्ही को उल्लू बना रहा है। और ये इलेक्शन के ठीक 3 महीना 6 महीना ऐसे अनाउंस होता है, ठीक पहले। काहे नहीं 5 साल दे दे? काहे नहीं 5 साल कोई दे रहा है? नहीं दे रहा है। अभी 3-4 महीने में बिहार में ये 125 यूनिट खत्म हो जाएगी। बीजेपी को सरकार में बने रहना था, इसलिए नीतीश कुमार ने ये अनाउंस कर दिया। अभी 3-4 महीने में ख़त्म हो जाएगी, देख लेना। गर्मी आने दो, मार्च के बाद ये 125 यूनिट बिहार में ख़त्म हो जाएगा, हम ही तुमको बता देंगे। लालच है बस, ताकि लोग वोट दिए रहे। अरे बिहार के इलेक्शन में तो यार आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कराए हैं ना, ये लागू हो जाने के बाद आशा वर्कर्स को 20-20 हज़ार रुपये दे देकर घर वालों में 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार की मदद पहुंचाई गई है कैंपेनिंग के बाद। बिहार का इलेक्शन पूरा मैनिपुलेटेड था। हम वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ईवीएम हैकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मैनिपुलेटेड था, डायरेक्ट वोट खरीद लिया गया, परचेज कर लिया गया। और अब लोग रो रहे हैं, उनके घर गिरवा रही है सरकार। तो गिरवाना चाहिए, अतिक्रमण तो है ही, लेकिन एक उसका तरीका होना चाहिए ना। रिहैबिलिटेशन तो हम इंश्योर करेंगे कि वो आखिर रहेंगे कहाँ, तो वो कर नहीं रही है सरकार। वोट मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मतलब आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन कल है, परसों है, और रात रात तक लोगों के घर में पर इंसान 10-10 हज़ार रुपये पहुंच चुका है सरकार के तरफ से। और इसको करवाए कौन है? आशा वर्कर्स।
आशा वर्कर्स को 25,000 मिला है टैबलेट खरीदने के लिए बिहार में, और ये आशा वर्कर्स घर घर जाके 10-10 हज़ार पहुँचाई है। और सुनो, और कहानी बताते हैं, बिहार के हर पोलिंग बूथ पे एक एक आशा वर्कर बैठी हैं, और जितने भी अनपढ़ महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं वहाँ आ रही है ना वोट देने, उनसे पूछ रही है कि चाची केकरा वोट दें, तो बीजेपी के दबावे के है, ऐसे ही करके उनको समझाया गया है। और तब ये महिला अंदर गई हैं, कमल छाप पे बटन दबाई हैं। तो बोलना ठीक नहीं है ऐसे, पता चला सरकार उठवा ली हमको डिफेमेशन में। तो ज़्यादा लोग अभी देख नहीं रहे हैं, कौन सा यार 30-40 तो व्यू आता है, वीडियो दब जाएगा, हाईलाइट नहीं होगा, इसलिए तुमको हम बता दिए हैं। ठीक, ये कहानी बिहार में हुआ है। फ्री बीज भी बांटा गया है, तो ये फ्री बीज है, इसका सारा एंगल, इसके फायदे, इसके नुकसान, इसका सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सब करंट अफेयर में किए हुए हैं, रिवीजन करवा देंगे। यहाँ के लिए इतना ही काम का था, करा दिए। अब फ्री बीज के कारण जो खर्चा है स्टेट का वो बढ़ रहा है, कमाई घट रहा है। ठीक, तो ये हमारा फिजिकल सिचुएशन है। अब देखो डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट शेयरिंग देयर एसेट, मतलब मेरा इस एसेट पे, मतलब ये मेरा एक ज़मीन है, इस पे मेरा 100% ओनरशिप था, हमने इससे शेयर कर रहे हैं तुमसे कि 40% तुम ले लो, तो हमने अपना एसेट शेयर किया ना, इन्वेस्टमेंट 40% को डिस कर दिया, बेच दिया। पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन मतलब पूरा 100% सरकार कहती तुम ले लो, तो ये तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कुछ शेयर बेच रहे हैं कि आधा हिस्सा तुम रख लो। ठीक, तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट शेयर अपना बेच रहा है। रीज़न क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो नुकसान में रहते हैं, ग्रोथ जो है वो बहुत कम आ रहता है, जिस कारण से डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करनी पड़ती है, डिसइन्वेस्टमेंट सरकार करती है। अब एक है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये 2005 में बनाया गया था ताकि प्रोसीड करे और मैनेज करे डिसइन्वेस्टमेंट को। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट हैज़ बिन रीनेम्ड, इसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम दोबारा रीनेम किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम कर दिया गया। कब से? 2016 से। विच हैज़ बीन मेड द नोडल डिपार्टमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल इन PSU। अब डिस इन्वेस्टमेंट, ये खरीद बेच, कौन खरीदना तो नहीं, बेचना कौन करता है, मतलब सरकार के तरफ से सरकार के एसेट को अब कौन बेच रहा है? दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक, अब डिसइन्वेस्टमेंट के फायदे देखो, तो शॉर्ट टर्म में हेल्पफुल है, हमको फाइनेंस कर देगा, कुछ पैसे दे देगा, जो नुकसान हो रहा है उससे हम बच जाएंगे। क्राउडिंग इन इफेक्ट प्रमोट करता है, ध्यान से समझना, 2 इफेक्ट होते हैं, ध्यान से। एक होता है क्राउडिंग इन या क्राउड इन, एक होता है क्राउड आउट। करंट अफेयर में किया हुआ है, मल्टीपल टाइम किया हुआ है, क्राउड आउट इफेक्ट। देखो, क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़, लोग, भीड़ कहते हैं ना, क्राउड का मतलब भीड़ हो गया। अब यहाँ पे क्राउड अंदर इन आ रहा है, यहाँ पे क्राउड आउट बाहर जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है? ये तो समझ में आ गया कि कहीं पे क्राउड इन कर रहा है, कहीं पे क्राउड बाहर जा रहा है, कहीं पे भीड़ अंदर आ रही है, कहीं पे भीड़ बाहर जा रही है। कहानी समझो। अब सरकार ने इकोनॉमी में 100 रुपए इन्वेस्ट किया। हम यहाँ बैठे थे, मेरे जैसा एक और इंसान बैठा था, मेरे जैसा एक और इंसान बैठा था, हम देख रहे हैं सरकार को। हम कहे अरे यार सरकार तो 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब अभी इकोनॉमी में फ़ायदा है तभी सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, नहीं तो सरकार घाटा का सौदा कभी नहीं करेगी। सरकार अगर 100 रुपये इकोनॉमी में लगाई है मतलब इकोनॉमी ग्रो करेगी। अभी हम भी 50 रुपये लगा देते हैं, तुम भी 60 रुपये लगा दो, तुम भी 80 रुपये लगा दो, 3 लोग ने मिलकर इकट्ठा 80 रुपये लगा दिया। सरकार ने कितना लगाया था? मात्र 100, लेकिन लग कितना गया? 80 और 60 कितना हो गया? 140 और 50 190, 190 रुपये और लग गए। तो क्राउड इन इफेक्ट मतलब सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट को देखकर जो भीड़ खड़ी थी बिजनेस वालों की, वो भी कूद गई, अंदर आ गई। कहाँ पे आ गई? इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये क्राउड इन है। अब क्राउड आउट देखो, क्राउड आउट में क्या है? सरकार फिर से इन्वेस्टमेंट की, इसमें भी सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी, इसमें भी सरकार 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट की। हम यहाँ खड़े हैं, एक और यहाँ खड़ा है, एक और यहाँ खड़ा है, हम लोग फिर से देख रहे हैं। अब इसमें क्या की सरकार? इन्वेस्टमेंट 100 रुपये का कर दी, प्लस 100 और रुपये का कर दी।
अब हम लोग मुंह बनाकर देख रहे हैं कि अरे तेरी इस इकोनॉमी में तो सारा इन्वेस्टमेंट सरकारें कर दे रही है, हम लोग के लिए कुछ बच ही नहीं रहा है, हम लोग किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें। अब हम तीनों गए बैंक के पास लोन मांगने गए कि लोन दीजिए, इन्वेस्टमेंट करना है। बैंक ने कहा सारा लोन तो ये सरकार ले गई, 100 रुपया देखो सरकार ले गई, ये भी 100 रुपये सरकार ले गई, सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, हमको लोन मिल ही नहीं रहा है। अब देखो ये हम बैठे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन सरकार इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है कि हमको मौका ही नहीं मिल रहा है कि हम भी इन्वेस्टमेंट करें। बैंक हमको लोन ही नहीं दे पा रही है, सारा लोन सरकार उठा ली, सरकार ही इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो इससे ये जो भीड़ बैठा था ये बाहर जा रहा है कि ना भैया यहाँ जगह नहीं है, सारा जगह सरकार ही इन्वेस्टमेंट कर रही है, बाहर निकल जाओ। तो दोनों में क्राउड इन क्राउड आउट, दोनों में सरकार इन्वेस्टमेंट करती है। क्राउड इन में सरकार के इन्वेस्टमेंट करने से जो अलग अलग और बिजनेसमैन है वो भी आ जाते हैं कि सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है मतलब इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, चलो हम भी करते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और एक होता है क्राउड आउट, इसमें सरकार ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगती है। अब इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है कि बाकी बिजनेस वालों को मौका ही नहीं मिल रहा है, ना लोन मिल रहा है, सारा लोन सरकार ले ली बैंक से, और बैंक भी सरकार को ही लोन देगी क्योंकि सरकार ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, आम लोगों को बैंक जल्दी लोन देगी नहीं। तो सारा लोन सरकार ले ली, हम लोग को ना लोन मिल रहा है ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि सरकार ही सब इन्वेस्टमेंट किए जा रही है। तो हम लोग बाहर निकल गए, तो वो क्राउड आउट हो गया और क्राउड इन हो गया। दोनों में सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक में इन्वेस्टमेंट करने से भीड़ अंदर आ गया, एक में इन्वेस्टमेंट करने से सरकार ये भीड़ बाहर चला गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो क्राउड इन इफेक्ट प्रमोट होगा। कैसे? गवर्नमेंट का ये प्लॉट है, मान लो गवर्नमेंट ने 30% इस प्लॉट का शेयर बेच दिया, हमको ए नाम के एक इंसान को बेचा। अब इस ए को 30% रुपया मिल गया। अब ये 30% रुपये क्या करेगा? सॉरी गलत, मान लो ये सरकार का प्लॉट है, 30% एसेट सरकार ने बेच दिया, ठीक। अब ये ए नाम का इंसान था, इसको बेचा है। अब ए नाम ने 30% का जो भी रेट था, मान लो 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए हमने सरकार को दिया, हमने 30% एसेट खरीद लिया। अब इस 30% में हम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ बनवाएंगे, क्योंकि हम इस 30% का जो खरीदे हैं, 1,00,000 रुपए सरकार को दिए हैं, ये मुंह ताकने के लिए थोड़ी ना दिए हैं, मुंह देखने के लिए थोड़ी ना दिए हैं, हम इससे फ़ायदा निकालने की कोशिश करेंगे कि नहीं, तभी तो ये 30% शेयर हम खरीदे हैं इस प्रॉपर्टी का। तो इसका हम कुछ यूटिलाइजेशन करेंगे, इकोनॉमी ग्रो करेगी इससे। और सरकार के पास 1,00,000 रुपये आ गया, तो सरकार भी 1,00,000 रुपये इकोनॉमी में खर्च करेगी, तो इससे क्राउड इन इफेक्ट आया और बिजनेसमैन आएंगे, ठीक। फिर से डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को जो तुरंत 1,00,000 मिला था, उससे सरकार अपना उधार चुका सकती है। फिर से पीएसयू की इफ़िशियंसी इन्हांस हो जाएगी और कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट आएगा। ये सब शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, ठीक। अब चैलेंजेस देखो, तो चैलेंजेस ये है कि सरकार का एसेट लॉस करेगा, जैसे कि ये प्लॉट था सरकार का, 30% हमको दे दिया, तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का लॉस हो गया ना, अब तो ये मेरा हो गया है, तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अब रही नहीं, तो एसेट का लॉस हुआ। रेगुलर इनकम का लॉस हो जाएगा। कैसे? पहले ये सरकार की प्लॉट थी, इस पर सरकार को 100 रुपये रेंट आता था, अब इसमें से 30% तो सरकार हमको बेच दी ना, तो अब तो इस 100 में से 30 रुपये रेंट हमको भी आएगा, 70 रुपये ही सरकार को आएगा, तो रेगुलर इनकम में लॉस होगा। फिर से नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न आएगा। पहली बात, मान लो सरकार का ये प्लॉट था, इसमें बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स ऐसे ऐसे रखे थे, सर यहाँ तक भी मिलिट्री वेपन्स रखे थे, लेकिन सरकार ने जब हमको बेचा तो इस दोनों मिलिट्री एसेट को यहीं पे शिफ्ट कर दिया और ये 30% खाली हिस्सा हमको दे दिया। अब हम ये एकदम मिलिट्री बेस के सामने आकर अपना एरिया ले लिए हैं, प्राइवेट आदमी एक ले लिया है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न लाएगा कि नहीं? सोशल सिक्योरिटी का भी कंसर्न आएगा। मान लो यही प्लॉट है, ये 30% एरिया हमको मिल गया, तो यहाँ कुछ लेबर्स काम कर रहे थे जो सरकार के प्लॉट पे काम कर रहे थे, कुछ सरकारी कर्मचारी थे, अब इनकी नौकरी चली जाएगी, हमको मन होगा तो हम रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 30% तो अब मेरा हो गया है, तो लेबर फोर्स का भी इफेक्ट होगा। क्रोनी कैपिटलिज्म भी आ सकता है। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब प्राइवेट प्लेयर और बिजनेसेस के बीच, सरकार के बीच साठ-गांठ बन जाएगी, प्राइवेट प्लेयर एंड बिजनेसेस प्लस गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच रिलेशन बन जाएगा, साठ-गांठ बन जाएगी, ये प्लस होगा, यहाँ पे ऐड करना। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? सरकार और प्राइवेट प्लेयर बिजनेसेस, इन के बीच एक साठ-गांठ दोस्ती हो जाना,
सरकार अपने फ़ायदे के लिए इनको अपना सरकारी प्रॉपर्टी बेचते जाएगी तो 60 गांठ रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चैलेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी आरोप लगता है ना, मोदी अडानी, सुना होगा राहुल गांधी से, इसी को कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। फिर से प्राइवेट मोनोपोली। अब हम डिसइन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो प्राइवेट प्लेयर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी खरीदते जाएंगे, प्राइवेट का मोनोपोली हो जाएगा और हो सकता है अनवर्दी डील मिले, सही डील भी ना मिले हमको। ठीक, ये चैलेंजेस है। अब कुछ अलग अलग तरीके के टैक्स हैं, वो टैक्स देख लो कौन कौन तरीके के होते हैं। एक होता है विंडफॉल गेन टैक्स। विंडफॉल गेन टैक्स मतलब हम कुछ किए नहीं हैं, सडनली हमारे पास खूब पैसा आ गया। जैसे कि अमाउंट ऑफ मनी यू विन और गेन अनएक्सपेक्टेडली विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, सडनली मेरे पास बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी आ गया और इस पे जो टैक्स लगता है इसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। और ये सिर्फ एक बार लगता है, एक बार पैसा आया, एक बार टैक्स लग गया, कहानी खत्म। अब दोबारा कभी ऐसा अनएक्सपेक्टेड गेन होगा तो दोबारा फिर से लग जाएगा। ठीक, फिर एक आता है मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये क्या है? ये आईटी एक्ट 1961 में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। ये क्या जिक्र किया है? देखो होता क्या है ना, ये कंपनीज है, मान लो ये कंपनी है, कंपनी ए नाम की है, तो इसको टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े, इसीलिए ये लोग अपने प्रॉफिट को छुपाते हैं, प्रॉफिट को हाइड करते हैं। अब इसी चीज़ को ठीक करने के लिए कि वो हर बार प्रॉफिट हाइड करके बच ना निकले, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाया गया। इसमें ये इंश्योर किया गया कि जितनी भी कंपनीज प्रॉफिट कमा रही हैं उसका एक मिनिमम अमाउंट तो आपको टैक्स देना ही देना है। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 0 है या लो है, उससे हमको मतलब नहीं है। देखो टैक्स ना एक मिनिमम अमाउंट पे लगता है। जैसे अभी 5 लाख 6 लाख के इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है, 12,75,000 इनकम जिसकी पूरी हो रही है ना सालाना, उन्हीं पे टैक्स लग रहा है। इससे प्लस वालों पे टैक्स लग रहा है, जहाँ तक हमको प्रोविज़न याद है। इससे नीचे वालों को डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देना है। ठीक, रूल ये है। इससे कम वालों को टैक्स नहीं देना है, कोई टैक्स इन पे नहीं लगता है, इनसे ऊपर वाले पे टैक्स लगेगा। तो कई बार ये कंपनीज क्या करती हैं, जो बॉर्डर लाइन है ना, जिसके नीचे टैक्स नहीं देना है, अपना प्रॉफिट इतना ही दिखाएंगी, बाकी प्रॉफिट को हाइड कर लेंगी। इसीलिए ये मैट लाया गया। मैट में ये बोल दिया गया कि इंश्योर कर दिए हैं कि भैया ये मिनिमम अमाउंट तो तुमको देना ही देना है, तुम पे टैक्स लायबिलिटी बने या ना बने, इतना मिनिमम अमाउंट तो तुम दोगे ही दोगे, ताकि वो लोग अपना प्रॉफिट छुपा ना पाए। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या है? तो ये भी सेम मैट की तरह काम करता है। ये नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए था, बिजनेस कंपनीज के लिए था। ये नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए है, जो बिजनेसेस नहीं है, नॉन कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए है। ठीक, अब आ जाओ एक बाईबैक टैक्स। बाईबैक टैक्स क्या होता है? सपोज करो तुम बी हो, हम ए हैं, हम शेयर मार्केट चलाते हैं, हमने तुमको अपना एक शेयर बेचा, शेयर ए नाम का शेयर बेच दिया तुमको। अब इस शेयर का वैल्यू अचानक से 200% बढ़ गया। हम तुमसे वापस ये शेयर खरीद दिए कि लाओ भैया हमको वापस दे दो मेरा शेयर। हम तुमसे ये वापस शेयर खरीद दिए, तो इस पे जो टैक्स लगेगा इसको बोलते हैं बाई बैक टैक्स, कि हमने जो शेयर बेचा था हमने उसको दोबारा बाई कर लिया, तो बाई बैक टैक्स दो। प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज समटाइम रीपरचेज ओन शेयर, खुद का शेयर रीपरचेज कर लेती है शेयर होल्डर से, और दोबारा रीपरचेज करने पे जो टैक्स लगता है इसी को बाई बैक टैक्स कहते हैं। फिर आता है एक कैपिटल गेन टैक्स। ये क्या है? लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म अगर हमको कोई कैपिटल गेन हुआ है, कैपिटल गेन मतलब हमारी एक ज़मीन थी, हमने इसको बेच दिया है, अब इस पर कुछ हमको सडन 50 लाख रुपया मिला ज़मीन पे, तो इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। टैक्स बॉयंसी मतलब क्या होता है? टैक्स बॉयंसी इंडिकेट करता है कि हमारा टैक्स सिस्टम कितना एफिशिएंट है। टैक्स बॉयंसी का सीधा मतलब होता है कि जीडीपी जैसे जैसे बढ़ रही है, टैक्स राइज वैसे वैसे बढ़ रहा है कि नहीं। क्योंकि जीडीपी कब बढ़ रही है? जब इकोनॉमी में लोगों को काम मिल रहा है, लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब लोगों को काम मिल रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तब तो टैक्स रेट भी बढ़ना चाहिए। टैक्स रेट बढ़ना मतलब लोग ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट होना चाहिए ना, तो जीडीपी बढ़ने से टैक्स राइज होना चाहिए। तो उसी को ये टैक्स बॉयंसी दिखाता है। टैक्स बॉयंसी इंडिकेट करता है कि हमारा टैक्स सिस्टम कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छा से काम कर रहा है, कि सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन हो ही नहीं रहा है। ये चीज़ हमको टैक्स बॉयंसी दिखाता है। टैक्स बॉयंसी निकालने का फॉर्मूला है कि टैक्स ग्रोथ कितना हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, डिवाइड कर दीजिए। ठीक,
फिर आता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इलीगल है, टैक्स नहीं देना, ठीक। और ये इस पे सज़ा है, पेनल्टी लग सकती है, इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकता है। और ये कब किया जाता है? टैक्स लाइबिलिटी लग जाने के बाद। सपोज 100 रुपये लाइबिलिटी मेरी लग गई है कि हमको 100 रुपये टैक्स देना है। अब लाइबिलिटी लग गई लेकिन हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो टैक्स इवेजन हो गया। फिर होता है एक टैक्स एवॉइडेंस। टैक्स एवॉइडेंस क्या होता है? हम अपने टैक्स अमाउंट को मिनिमाइज करते हैं। सपोज हम पे 100 रुपये टैक्स लगना चाहिए, लेकिन हम 100 रुपये लगने नहीं देंगे। कैसे? लॉ के कुछ लूप होल्स हैं, उस लूप होल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम दिखा देंगे कि मेरी किडनी फेल है, किडनी फेल है मेरी। अब किडनी फेलियर है तो दवा चलता होगा, तो किडनी फेल दवा अगर हेवी मेडिकेशन चल रहा है ना, तो कुछ टैक्स में हमको एग्जम्पशंस मिलता है। तो ये लॉ के लूप होल्स हैं। तो ये लूप होल्स हैं, तो इसी लूप होल्स का हम इस्तेमाल करके अपने टैक्स अमाउंट को कम कर लेंगे। जस्ट एन एग्जांपल बताए हैं। ऐसे लूप होल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स हैं, उनको इन लूप होल्स के बारे में आइडिया होता है। हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस टैक्स अवॉइडेंस समझना है। टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स बनना चाहिए 100 रुपये, लेकिन हम इसको घटा कर बना लेंगे 40 रुपये, ठीक। और 40 रुपये कैसे बनाएंगे? लॉ के लूप होल्स का इस्तेमाल करके। ये है तो लीगल, क्योंकि लॉ के लूप होल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारे प्रोविजंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, और लॉ के अकॉर्डिंग हमने 40 रुपये किया है। लेकिन अगर पकड़े गए तब पनिशमेंट मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट होगा, अगर हम किसी लॉ को वायलेट कर दिए तो। लेकिन है ये लीगल, ध्यान रखना। और ये टैक्स लाइबिलिटी लगने के पहले किया जाता है। अब मान लो टैक्स लाइबिलिटी 100 रुपये लग गई है, तब हम कहाँ से इसको अवॉइडेंस कर पाएंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो लाइबिलिटी लगने के पहले ये प्लान किया जाता है। फिर आ जाओ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग लीगल है, इसमें हम टैक्स इफ़िशियंसी को इंश्योर करते हैं और इसमें टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। लीगल तरीके से, कोई लूप होल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेजिटिमेट तरीके से टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। और ये भी टैक्स लाइबिलिटी लगने के पहले किया जाता है। इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, लीगल है, फेयर है, ये सबको आना चाहिए। टैक्स प्लानिंग कैसे करना है ये फेयर है, ये सबको सीखना ही चाहिए, ताकि कम से कम कैसे टैक्स दिया जाए, ये अच्छी चीज़ है, ठीक। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो कैसे रहा है? अब हम ये तो तुमको बता दिए कि सारा पैसा सेंटर के हाथ में आ रहा है। सेंटर स्टेट को देता कैसे है ये समझो, आसानी से समझ जाओगे। एग्जाम्पल, सेंटर के पास 100 रुपए की टोटल कमाई हुई, टोटल टैक्स कलेक्शन ऑफ इंडिया सेंटर के पास आ गया, क्योंकि जीएसटी हो गया है। अब इसको हमको डिवाइड करना है स्टेट के साथ। तो सारा पैसा डिवाइड नहीं किया जाता है स्टेट के साथ। जैसे कि मान लो सेस का अमाउंट हो, सरचार्ज का अमाउंट हो, ये सब का पैसा स्टेट के साथ बांटना जरूरी नहीं है। करंट अफेयर में तुमको हम करा चुके हैं कि सेस और सरचार्ज का पैसा हमको स्टेट के साथ बांटना जरूरी नहीं है। ये तुमको हम करंट अफेयर में कराए हैं, दिसंबर में ही कराए हैं। देखो पीडीएफ डला है। अब देखो, द मनी विच सेंटर शेयर विथ स्टेट्स, वैसा पैसा जो सेंटर स्टेट के साथ डिवाइड करती है उसको हम डिविडेंड पूल या डिविजिबल पूल कहते हैं। तो मान लो ये 100 रुपये डिविजिबल पूल का हिस्सा है, ये 100 रुपये हमको स्टेट के साथ शेयर करना है, 100 रुपये शेयर करना है, ठीक। सेस और सरचार्ज डिविजिबल पूल का, डिविडेंड पूल का पार्ट ही नहीं होते हैं। इसका पैसा, सेस और सरचार्ज का पैसा सेंटर के साथ नहीं बांटना होता है। ये फैक्ट तुमको हम यहाँ भी लिख दिए हैं। सेस और सरचार्ज के बारे में डिटेल में तुमको हम करंट अफेयर में कराए हैं, दिसंबर में ही कराए हैं, और पहले भी जून से लेकर अभी तक तुमको हम 4 बार ये टॉपिक कराए हैं। तो मान लो 100 रुपये कमाई थी, यही 100 रुपये बांटना है। 100 रुपये जो बांटना है इसको हम डिविडेंड पूल या डिविजिबल पूल कहते हैं। सेंटर यही 100 रुपये स्टेट के साथ बांटेगा। तो अब मान लो 100 रुपये बांटेगा तो पूरा स्टेट को दे देगा क्या? पूरा स्टेट को नहीं देगा, पूरा स्टेट को नहीं देगा। इसमें से कुछ पैसा सेंटर अपने लिए रखेगा, कुछ पैसा स्टेट को देगा। अब आगे देखो, सेंटर के पास 100 रुपये है, स्टेट के साथ बांटना है। तो 100 रुपये में से सेंटर ये कहेगा कि चलो एक काम करते हैं, 60 रुपये बाकी जितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, इसमें बांट दो और 40 रुपये हम रख लेते हैं। तो सेंटर ने 100 रुपये में से 60 रुपये को अलग कर दिया सारे स्टेट्स के लिए, ऑल स्टेट्स के लिए। 28 स्टेट्स हैं टोटल, तो इन 28 स्टेट्स के लिए 100 रुपये सेंटर ने, 60 रुपये 100 रुपये में से निकाल दिया कि लो 60 रुपये सारे स्टेट में बटेंगे। ये था वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना कि सेंटर ने 100 रुपये में से 60 रुपये निकाल दिया 28 स्टेट्स में बांटने के लिए। अब ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे देखो, अब 60 रुपये
सारे स्टेट्स में बांटना है, और 28 स्टेट्स हैं तो यूपी, बिहार, एमपी, अब ये 60 रुपये बंटते जाएगा सारे स्टेट्स में, और ये होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो सेंटर जो टोटल अमाउंट सारे स्टेट्स के लिए निकाल देती है उसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फिर टोटल निकला हुआ अमाउंट जो अलग अलग स्टेट्स में बंट रहा है इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये सब डिसाइड कौन कर रहा है? फाइनेंस कमीशन डिसाइड कर रहा है। अब इस 60 रुपये में से यूपी को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, एमपी को कितना मिलेगा, इसके लिए फाइनेंस कमीशन क्राइटेरिया के बेसिस पे देता है कि पॉपुलेशन कितना है, एरिया कितना है, इनकम कितना है, इन्वायरमेंट कैसा है उस स्टेट का, ये सब कुछ कुछ क्राइटेरिया हैं जिस बेसिस पे यूपी को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, एमपी को कितना मिलेगा और बाकी स्टेट्स को कितना मिलेगा, 60 में से वो डिवाइड किया जाता है। ठीक, 15th फाइनेंस कमीशन ये कहता है कि 41% स्टेट का शेयर है, ये ध्यान रखना। कहानी खत्म, पैसा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब जीएसटी 2.0 देख लो, जीएसटी तो अब अमेंड हो गया है, अपडेट हो गया है, तो जीएसटी 2.0 देखो, जीएसटी 2.0 आ चुका है। 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जो जीएसटी 2.0 नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाया, जिसका एम ये था कि टैक्स रिजीम को सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए, एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए, हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा किया जाए, इसीलिए जीएसटी 2.0 आया। और देखो इसमें की रिफॉर्म क्या क्या किया, हमने जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया। जो पुराना 4 स्लैब था, 5, 12, 18, 28, इन सबको ख़त्म किया और 2 स्लैब सिस्टम लेकर आ गए। 2 स्लैब सिस्टम में एक मेरिट रेट 5% का जो कि एसेंशियल आइटम पे लगेगा, 18% स्टैंडर्ड रेट का एक लगा दिए जो कि कार, एसी, टीवी पे लगेगा। तो अब 2 ही टैक्स सिस्टम स्लैब सिस्टम है, 5%, 12%, ये 2 ही स्लैब चलता है। पहले अलग अलग 5 स्लैब था, उसको ख़त्म कर दिया और एक एक्स्ट्रा स्लैब रेट बनाए हैं 40% डीमेरिट टैक्स, जिसमें लग्जरी, सिन गुड्स, डीमेरिट गुड्स ये सब आते हैं। अभी 1 फरवरी से 40% सिगरेट पे लागू हो जाएगा, सिन टैक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक, तो ये तो अलग कैटेगरी है लग्जरी और सिन प्रोडक्ट के लिए। बाकी स्लैब 2 ही हैं, 5 और सॉरी 12 नहीं 18% का स्लैब है। ठीक, तो पुराना ये जो 4 स्लैब का स्ट्रक्चर था हमने इसको बदल दिया। आगे देखो, टैक्स रिलीफ दिया गया है एसेंशियल गुड्स पे, मिल्क पे, पनीर पे, इंडियन ब्रेड पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस पे पहले 12% लगता था, अब बस 5% लगेगा। जीएसटी ऑन 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स दवाइयाँ हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 12 to nil, मतलब 33 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिस पे पहले 12% लगता था, अब नील जीएसटी लगेगा, जिसमें कैंसर और रेयर डिजीज शामिल हैं। एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया जाएगा, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंपोस्टर्स, इन पे 12% जीएसटी पहले लगता था, अब 5% लगेगा। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल हम बनाए हैं, जो कि दिसंबर 2025 से ऑपरेशनल भी हो गया है। जी स्टैट जिसको हम कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाए हैं जो कि जीएसटी रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स को ठीक करेगा। और ऐसा बोला जा रहा है कि शॉर्ट टर्म पेन, मतलब जो रिफॉर्म किए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ये कहना है कि ये थोड़ा सा तो अभी दर्द वाला दिख रहा है लेकिन लंबे समय में ये हमको खूब फायदा देगा। कहानी बस यही है। तो जीएसटी अपडेटेड करा दिए। एक ये मेंस का क्वेश्चन पढ़ना यार, खुद पढ़ना, और इसका आंसर भी लिखा है। ठीक, इस आंसर को भी पढ़ना, खुद पढ़ोगे और इसको लिख कर जरा हमको भेजना। ठीक, हम चेक करेंगे, इसका आंसर भी लिखा है, इससे अच्छा लिखकर तुम लोग भेजोगे। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिक्स का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर कंप्लीट, ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट। अब हमको ये करना है, ये हम कल कर लेंगे, कोई चिंता नहीं करनी है भैया, सब हो जाएगा। चलो टेक केयर। अब भाई सुबह का बज गया है कितना, 7:17। चलो करंट अफेयर करते हैं अब।